जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। दोस्तों ये पूछना चाहता है क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले वो कौन से काल में चले थे। तो जैसे पहला ऑप्शन है गुप्त में, कुषाण में, मौर्य में, हर्षवर्धन में। दोस्तों इसका जो सही होगा ए बिल्कुल सही आंसर होगा। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे, जिनको आप स्वर्ण मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। कुछ इस तरीके के सोने के सिक्के चलाए गए थे और स्वर्ण मुद्रा के काल के नाम से भी इस काल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, तने का, पत्ती का, फल का, किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों जो हमारे पास प्याज है वो तना का जो होता है उसका परिवर्तित रूप होता है। और उसके साथ साथ प्याज के साथ साथ जो आपके पास लहसुन होता है, लहसुन भी सेम जो कि तने का ही परिवर्तित रूप होता है। अगर आपसे प्याज की जगह अगर लहसुन पूछ लेते तो भी वो भी तने का ही परिवर्तित रूप होता है, क्योंकि इस तरीके की खेती होती है। खेती होने के बाद ऊपर की जो कि डंठल तोड़कर फिर मार्केट में वो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। मतलब पूछना चाहता है अगर वो गैस ही नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। ऐसी कौन सी गैस है? तो ऐसी गैस है CO2, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है कि जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। पौधे को चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी CO2 ले रहा है ये, उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड उसको बहुत ही ज्यादा जरूरी चाहिए, और जल की मदद से और फिर प्रकाश की मदद से, तीनों चीजों की मदद से जो कि हमारे पास पौधे को अपना पूरा ग्लूकोज मिल जाता है, और ग्लूकोज मिलने के बाद जो कि एक तरीके से वो ऑक्सीजन को रिलीज कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस को छोड़ा जाता है। दोस्तों अभी मैंने पूछा कि कौन सी गैस को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। और कौन सी गैस को छोड़ता है वो? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन को वो छोड़ता है। कौन सी गैस को दोस्तों? कोई भूलेगा नहीं, ऑक्सीजन को छोड़ता है वो, जिसको आप O2 के नाम से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन और क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। फूड है ये इसका, प्रकाश से जो कि लेता है और जल से, इन तीनों चीजों को मिलाकर फिर जो कि वो ऑक्सीजन को छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है वो कौन से सुल्तान ने लागू करी थी? कौन से, जो कि किस सुल्तान ने लागू करी थी? दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यहाँ पर बाजार के अंतर्गत कपड़े और इन सभी चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें, जड़ी बूटी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें बाजार के अंदर बेची जाने लगी थी। और इन सभी चीजों के ऊपर जो कि नियंत्रण राजा का मतलब सुल्तान का हुआ करता था, और ये एक तरीके से उसने अपनी ये नीति लागू की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए। जो हमारे पास मोहम्मद गजनवी है उसने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? क्या 15, 16, 17 या 18? तो इसका जो सही आंसर होगा 17 बार। किसने? मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। वो हमेशा गजनी से आता था और भारत के ऊपर आक्रमण करता था। आक्रमण करने का भी रीजन था, आक्रमण करने का ये सबसे बड़ा रीजन था कि वो भारत को लूटता था, और लूटने के बाद अपने साथ गजनी ले जाया करता था, चीजों को, सामानों को, बहुत सारी चीजों को लूट कर वो अपने साथ ले गया। 17 बार उसने लूटा, 17 बार आक्रमण किया भारत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे। दोस्तों संविधान सभा के जो उद्देश्य प्रस्ताव बिंदु थे वो किसने प्रस्तुत किए थे? वो प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने जो कि प्रस्तुत किए थे 1946 में प्रस्ताव बिंदु को प्रस्तुत किया गया था, और ये एक ऐसा कहा जाता है ऐतिहासिक प्रस्ताव के तौर पर इसको देखा जाता है। जो संविधान, क्योंकि इसी के आधार पर पूरे भारत को चलाया जाता है, हर एक रणनीति को जो कि लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? भारत क्या है? एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका जो सही अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होगा कि भारत में वन अनुशासन नहीं है, वंश अनुशासन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब भारत में कोई भी वंश के आधार पर शासन व्यवस्था को नहीं चला रहा है। वंश
नहीं चला रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि भारत के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के आधार पर जिसके पास वोट होते हैं सबसे ज्यादा वो व्यक्ति विजेता, ना कि इस आधार पर कि मेरे पिताजी ये थे इसलिए मैं भी ये बनूंगा। तो वंशगत आधार पर कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल जो सही आंसर होगा सी होगा, सी, जो कि कहा गया वंश अनुशासन के आधार पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा कहा जाता है कि गणतंत्र में ना तो किसी धर्म को ना किसी जाति को, इन सभी लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, सभी लोग एक समान होते हैं, कोई वंश के आधार पर कोई काम नहीं किया जाता। कहा जाता है गणतंत्र के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर हर एक निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक विकास का तात्पर्य किससे होता है? जो आर्थिक विकास है उसका तात्पर्य किससे होता है? घरेलू उत्पादन में वृद्धि से होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल हो सकता है। उसके साथ साथ उत्पादन क्षमता में वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही बात हो गई। उसके साथ साथ फिर बोल रहे हैं आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही बात, ये भी बिल्कुल सही। तो इसका जो सही होगा वो होगा डी दोस्तों। कौन सा होगा? डी, क्योंकि उपयुक्त सही है, उपयुक्त सारी बातें क्या बता रहे हैं, ये बिल्कुल सही। तो डी आंसर इसका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? सही होगा। साथ में आप नोट करते रहिएगा कॉपी में, क्योंकि ये कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर आर्थिक विकास का मतलब होता है कि जो जीवन स्तर में काफी वृद्धि हो रही हो। तो जीवन स्तर में वृद्धि जो होगी, कहा गया कि भाई जो कि आयात निर्यात भी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ आर्थिक विकास होना चाहिए। तो धीरे धीरे जब हर एक चीज होगी तो उसका कहा गया कि धीरे धीरे जीवन स्तर और सारी चीजें विकसित होती जाएंगी, तो आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पूछना चाहता है जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा न्यायमूर्ति फजल अली उसके अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में सबसे पहला जो हमारे पास आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया वो भी भाषा के आधार पर किया गया था, वो इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था, फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था पहले राज्य का पुनर्गठन जो कि किया गया था। क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल अवगत होगी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय पर भी ये बात उठी थी कि राज्यों के पुनर्गठन किए जाएं, लेकिन वो किस आधार पर किए जाएं। लेकिन आंध्र प्रदेश जो कि सबसे पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर उसका पुनर्गठन किया गया था। इसी के साथ यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।